वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हमने मैराथन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। 10 नंबर के जो पोर्शंस हैं उनको हमने स्टार्ट किया हुआ है। पहला पोर्शन हमने कवर किया था स्टैटिक्स, आज हम इकोनॉमी को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ये मैं अभी समझाने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको आता है तो आंसर करें जल्दी से। जब टीपी जो है वो मैक्सिमम होगा तो एमपी जो है वो क्या होगा, तो ये इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से आंसर करें। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट रहेगा ज़ीरो। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये आप जो आपके पास ये पैराग्राफ है, अपने ग्राफ है, ये ग्राफ को अपने अच्छे से देखना है। यहाँ पर आपको टीपी का मतलब है टोटल प्रोडक्ट, एपी आप भूल जाओ। आपको टीपी और एमपी का ज़्यादातर रिलेशन पूछा जाता है, टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। और स्टेजेस में भी पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछा जाए कि स्टेज 1 में टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, तो दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं। और सेकंड स्टेज का अगर आपको पूछा जाए तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ कर रहा होगा और टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि टोटल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होता है, जैसे अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट उस वक्त क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट होगा ज़ीरो पे, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि टोटल प्रोडक्ट जब डिक्रीज़ कर रहा है, टोटल प्रोडक्ट जब डिक्रीज़ कर रहा होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट होगा माइनस में, नेगेटिव में, ठीक है। इस लाइन के नीचे सपोज ये ज़ीरो है तो लाइन के नीचे हो गया आपका नेगेटिव माइनस, ठीक है। तो जब टोटल प्रोडक्ट होगा डिक्रीजिंग स्टेज में तो मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा नेगेटिव में। बट जब टोटल प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम तो मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ पर होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट होगा ज़ीरो पे। ये आपने ध्यान रखना है। स्टेज 1 में क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की कंडीशन दोनों इंक्रीजिंग में है, ठीक है। स्टेज 2 में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ हो रहा है। और स्टेज 3 में आप देखो तो टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज़ हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो माइनस में, नेगेटिव में जा रहा है। ओके। क्वेश्चन 2 है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। देखो अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा था इसके ही 3 स्टेजेस हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, ये जो आपको ग्राफ में बता रहा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस होती हैं और फर्स्ट स्टेज का पूछा जा रहा है। अभी फर्स्ट स्टेज में आपको बता रहा था, जल्दी से आंसर करें अगर आपको समझ आया ग्राफ। फर्स्ट स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पर राइज कर रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट राइजिस, एवरेज प्रोडक्ट फॉल, मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो तो नहीं होगा, एवरेज प्रोडक्ट फॉल कर रहा है, ये भी नहीं होगा। बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एपी देख लेते हैं, इसका आंसर ग्राफ से ही निकाल लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट आपका ये है, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर माना जा सकता है तो वो रहेगा बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट राइज, ठीक है। तो ये राइज नहीं होगा, ये फॉल होगा, यहाँ मिसस्पेल हो गया। तो ये इसका 1 आंसर रहेगा। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो सिलेबस में मेंशन है आपके, इकोनॉमिक रिफॉर्म टुक प्लेस अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। पहले तो ये डेट याद रखना है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म टुक प्लेस अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब हुआ, 1991 में। और इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का कौन था, इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये ऐसे नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ मैं। ओके। इन विच ईयर वाज द आरबीआई नेशनलाइज्ड, आरबीआई सिलेबस में है, तो आरबीआई कौन सी ईयर में नेशनलाइज्ड हुआ था, तो आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1949 में नेशनलाइज हुआ था आरबीआई। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें अच्छे से। कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पर आरबीआई के रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूँ। आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन 1949, जो अभी हम बात कर रहे थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई वाज सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे सेट किया गया था, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन बेसिस पे ये सेट किया था, आरबीआई बना था, ठीक है, सेटअप हुआ था। एक बात ये होगी।
ऑन रिकमेंडेशन इन अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था विन इन एक्टमेंट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, लेकिन रिकमेंडेशन जो है आरबीआई की फॉर्म फाइनली 1935 में हुई हिल्टन यंग कमीशन के तहत। आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर जो है वो सीडी देशमुख रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सीडी देशमुख थे। हेडक्वार्टर आरबीआई का मुंबई में है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू आरबीआई इज कि करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है ये करंट गवर्नर है। आई थिंक 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई ये हैं शक्तिकांत दास। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये अगर बैंक रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो बैंक रेट, रिपो रेट, रिजर्व रिपो रेट क्या चीज़ें हैं, इसको अगर थोड़ा आप नज़र लगा लेते तो मेरे ख्याल से फ़ायदेमंद होता आपके लिए। बैंक रेट होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ रीडिस्काउंट रेट। इट इज़ द रेट एट विच द आरबीआई गिव्स फाइनेंस टू द कमर्शियल। बैंक रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई छोटे बैंक्स को पैसे देता है, यानी किस रेट पे दे रहा है, कितने इंटरेस्ट पे दे रहा है पैसे, उसको कहते हैं बैंक रेट है। रेपो रेट इसका उल्टा हो गया। इसका मतलब इट इज़ द रेट एट विच द आरबीआई लेंड मनी टू द अदर बैंक्स इन द कंट्री फॉर द ठीक है, ये भी बैंक रेट ही है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये हो गया। आरबीआई बाकी बैंक्स को पैसे देता है शॉर्ट टर्म के लिए, इसको कहते हैं रेपो रेट। लेकिन रिजर्व रेपो रेट इसका उल्टा होता है। इसमें आरबीआई नहीं, दूसरे बैंक जो होते हैं, व्हेन बैंक्स डिपॉजिट करते हैं अपना सरप्लस, जो बैंक के सरप्लस से ज़्यादा पैसा, बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो गया, वो आरबीआई में जमा करेगी। आरबीआई में जो पैसा बैंक जमा करेंगे वो किस रेट पे जमा करेंगे? दैट रेट इज़ कॉल्ड एज रिजर्व रेपो रेट। ओके, समझ गए? वेरी गुड। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? आरबीआई अमेंडमेंट बिल 2006 एम्पावर आरबीआई टू प्रिस्क्राइब सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशो। कैश दैट बैंक डिपॉजिट विद द आरबीआई विदाउट एनी फ्लोर रेट और सीलिंग रेट। ऐसा पैसा जो बैंक डिपॉजिट करता है आरबीआई को विदाउट एनी फ्लोर रेट और सीलिंग रेट, बिगैर किसी सीलिंग रेट के, तो उसको हम सीआरआर कहते हैं। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो एसएलआर क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट्स विच ऑल कमर्शियल बैंक हैव टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड एंड अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज इक्वल टू नॉट मोर देन 40% ऑफ देयर टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट लाइबिलिटी। तो ये मैं नहीं समझ पाया सही तरह से, तो इसको आप अपने हिसाब से रीड आउट करें। तो आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मार्केट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपके सिलेबस में मेंशन है और मैं मान के चलूँगा कि 2 क्वेश्चन जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट से आपको पूछे जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मार्केट द सेलर कैन नॉट एक्सरसाइज द पॉलिसी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब हुआ प्राइस मेकर। ऐसी फर्म जिसमें, ऐसी मार्केट जिसमें जो सेलर होंगे वो प्राइस मेकर नहीं होंगे, प्राइस मेकर नहीं होंगे। तो ये सिंपल सी बात है। ये कौन सी तरह की होगी आपकी मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन के केस में देखने को मिलता है कि प्राइस सेलर, जो सेलर होते हैं वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। आपको नहीं समझ आया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ समझना है, ये जो आपका मार्केट्स है इसमें कंपटीशन 2 तरह के होते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा होता है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। जो इम्परफेक्ट है ये फर्दर 3 तरह के होते हैं: मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। पहली बात समझिए, ठीक है? या तो वो कंपटीशन परफेक्ट होगा या फिर इम्परफेक्ट होगा। अगर कंपटीशन इम्परफेक्ट है उस केस में मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली 3 फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। पहले हम बात कर लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। एक ऐसा मार्केट जिसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होंगे, ठीक है? और जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे बहुत सारी एक मार्केट है, मैं सिंपल भाषा में समझूँ, बहुत सारी दुकानें हैं और वो सारी दुकानें एक जैसा होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे सारी दुकानें कपड़ों की दुकानें हैं, ठीक है? कपड़े बेच रहे हैं सारे। फ्रीडम ऑफ एंट्री, कोई भी नई दुकान, उसमें ऐड में दुकान के हिसाब से, शॉप के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, कोई भी नई फिल्म उस मार्केट में इंटर कर सकती है, ठीक है? और एग्जिट भी कर सकती है। परफेक्ट नॉलेज अमंग द बायर और सेलर में इस केस में परफेक्ट नॉलेज रहेगी। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन भी रहेगी। नो सीलिंग, इसमें एडवर्टाइजमेंट कास्ट ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है? सारे अपने हिसाब से इसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं, बेच रहे हैं। काफ़ी नंबर ऑफ इसमें बायर्स और सेलर होंगे। नो ट्रांसपोर्ट कास्ट इसमें देखने को मिलेगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं ऐड करूँगा परफेक्ट कंपटीशन के केस में, फिल्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज़ प्राइस टेकर। इस केस में प्राइस टेकर होगी, नॉट अ प्राइस मेकर। फिल्म परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस मेकर नहीं होती, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, नॉट प्राइस मेकर।
अगर हम बात करें इम्परफेक्ट कंपटीशन की, इसमें सबसे पहले मोनोपोली आता है। तो मोनोपोली का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक ऐसी मार्केट जिसमें एक ही बिग सेलर होगा, एक ही बड़ी सेलर होगी। सपोज ऐसी मार्केट जिसमें एक ही बड़ी दुकान है, शॉप हो, ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट की, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसके क्लोज कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। सपोज एक ही कपड़े की बड़ी दुकान है एक मार्केट में, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी कंपटीशन नहीं है। मोनोपोली में कंपटीशन का कोई मसला ही नहीं है और ना ही कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है उसकी। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एंट्री, इस ऐसी मार्केट में रिस्ट्रिक्ट होता है, कोई भी नई फिल्म इसमें उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड इंटर नहीं होगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसमें देखने को मिलेगी, यानी अब वो मर्जी है बंदे की, वो बंदा अकेला है, कोई उसका मसला नहीं है कंपटीशन का, वो चाहे तो प्राइस बढ़ाए। देखो अगर मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में है, बहुत सारे सेलर हैं, बायर हैं, बहुत सारे सेलर होंगे, तो अगर एक बंदा बड़ा प्राइस बढ़ाता है तो दूसरे से खरीद लेगा बंदा जो कस्टमर होगा। लेकिन इस केस में प्राइस वो इसलिए प्राइस नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इस केस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते, क्योंकि बंदा ये है कि अगर वो 10 की बेचेगा तब भी उसी से लेनी पड़ेगी, अगर वो 20 की बेच रहा है तब भी उससे हमने खरीदनी पड़ेगी। इसीलिए मोनोपोली की केस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ये प्राइस मेकर्स होते हैं, यहाँ प्राइस खुद डिसाइड किया जाता है। मोनोपोलिस्टिक केस में क्या होता है, मैनी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट, देखो आपको कि परफेक्ट कंपटीशन में मैनी सेलर और बायर थे, लेकिन वहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट था, एक ही जैसा प्रोडक्ट, सारे कपड़े बेच रहे थे। इस केस में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स होंगे, लेकिन प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी बहुत सारी एक मार्केट है, बहुत सारी दुकान है, लेकिन एक कपड़ा बेच रहा है, एक कोई और सामान बेच रहा है, एक हरियाणा की है, एक मनियारी की है, तो इस तरह से अलग अलग शॉप्स होंगी, ठीक है। फ्रीडम इसमें भी रहेगी एंट्री और एग्जिट की। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज इसमें नहीं हो। परफेक्ट नॉलेज तभी होती है कि एक ही तरह की मार्केट हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, मार्केट में बिक रहा हो, तो परफेक्ट नॉलेज होती है। लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी फैक्टर और सीलिंग कास्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, तो ठीक है, प्राइस पॉलिसी यहाँ पर, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी इस केस में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी होती है कि जब अकेली कोई फिल्म हो तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। ओलिगोपोली की अगर हम बात करें, ओलिगोपोली की मैं सिंपली कहूँगा, इतना याद रखना कि फ्यू फर्म्स, कुछ बड़ी फर्म्स होंगी, बड़ी बड़ी फिल्म्स एक मार्केट के अंदर, तो ये इसका मेन पॉइंट रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड समझना जरूरी है, सिलेबस में मेंशन है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन में मान सकता हूँ लॉ ऑफ डिमांड से देखने को मिल सकता है, और ये क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही देखने को मिल सकता है मुझे जहाँ तक लगता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है और उसकी एक्सेप्शन क्या है, फिलहाल क्वेश्चन में तो एक्सेप्शन पूछी जा रही है। एक्सेप्शन इसमें आ जाता है आपका गिवन गुड, जो है ये लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है, यानी जो चीज़ लॉ ऑफ डिमांड कह रही है उसके खिलाफ है गिवन गुड। अब आपको मैं बता दूं लॉ ऑफ डिमांड क्या है और गिवन गुड क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड की आती है, गिवन गुड आ गया, अवेलेबल गुड्स आ गए, ये क्या है अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है। लॉ ऑफ डिमांड को मैं सिंपल भाषा में कहूँगा तो नीचे इधर से देखिए, मीन्स व्हेन द प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि जब प्राइस प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है, किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, जब प्याज जो है ना 20 रुपये किलो होता है तो हम सलाद काट काट के खाते हैं, ठीक है, लेकिन वही प्याज अगर 100 रुपये किलो हो जाता है ना, फिर जो छोटी सी एक डिली होती है ना प्याज की, तो वो भी हम उससे भी आधा करके तड़का में लगाते हैं। सिंपल देसी भाषा में समझाने की कोशिश करो। लॉ ऑफ डिमांड कर रहा है कि जब प्राइस बढ़ता है तो प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन आपकी इसमें आती है गिवन गुड और अवेलेबल गुड, ये चीज़ मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड क्या होते हैं। नॉर्मल गुड्स होते हैं हुज डिमांड इंक्रीजेज व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये इनकम से रिलेशन कर रहा है डिमांड का, कि जब इनकम, देखो जिस बंदे के एक बंदे के पैसा बढ़ गया तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी नॉर्मल गुड्स की, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स की बात करें, दो हुज डिमांड रिड्यूसेस व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम। डेफिनेटली देखो, एक इन्फीरियर गुड होगा सादे सिंपल सामान, तो देखो अगर आप एक बंदे के पास पैसा कम है, वो सिंपल चावल खा रहा है, राशनी चावल, ठीक है, अगर उसके पास पैसा बढ़ गया है तो वो उस जो सिंपल चावल है, चीना चावल या कोई इस तरह के, उसकी जो डिमांड है कम हो जाएगी, तो वो प्राइस, उसके पास पैसा बढ़ा तो वो बासमती चावल खाएगा, अच्छी क्वालिटी वाले चावल खाएगा, राइस खाएगा। तो ये एक एग्जांपल आप समझ सकते हो। जो इन्फीरियर छोटी चीज़ें हों उनका प्राइस कम हो जाएगा, और बड़ी चीज़ों की जो अच्छी वाली क्वालिटी वाली चीज़ें हों उनका प्राइस, उनकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। एक्सेप्शन की गिवन गुड, लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है जब
प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, ये लॉ ऑफ डिमांड कर रहा है। लेकिन गिवन गुड ऐसे गुड्स हैं जिस केस में उल्टा ही होता है, दो हुज डिमांड इंक्रीजेज इवन व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस। प्राइस बढ़े तब भी डिमांड कम होती है गिवन गुड्स की। तो ये आपने खास करके देखना है, ऐसे गुड्स जिसकी डिमांड इंक्रीज हो जाए इवन व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस, डिमांड उसकी बढ़ती रहेगी चाहे प्राइस भी बढ़ जाए, उसको हम गिवन गुड कहेंगे। ठीक है, गिवन गुड हम कह सकते हैं बहुत ज़रूरी चीज़ें, बहुत ज़रूरी चीज़ें, जैसे बहुत ज़रूरी चीज़ें जैसे आप ले लो खाने की, जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं, चाहे वो उसका प्राइस बढ़ता रहे लेकिन फिर भी डिमांड इंक्रीज ही रहेगी। ठीक है, तो वेबल्स गुड इसके और ही अलग चीज़ है, इसका कह रहा है कि प्राइस ऑफ दीज गुड्स इंक्रीजेज देयर डिमांड आल्सो इंक्रीजेज। प्राइस बढ़ता है डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा। देखो आपको गिवन गुड और वेबल गुड में क्या फ़र्क हो गया, फ़र्क ये है कि गिवन गुड्स वो नेसेसरी चीज़ें हैं, चाहे प्राइस बढ़ जाए डिमांड उसकी तब भी बढ़ेगी क्योंकि वो ज़रूरी है। जैसे नमक हो गया, नमक ज़रूरी है, खाने में डालना ही डालना है, चाहे उसका प्राइस बढ़े या ना बढ़े, बढ़े तब भी वो खरीदना ही है। वेबल्स गुड ऐसी चीज़ें हों जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, यानी जितना ज़्यादा वो कॉस्टली होगा चीज़ें उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। जैसे प्रोडक्ट दैट बिकम स्टेटस ऑफ सिंबल्स, प्रीशियस मेटल, स्टोन सच एज गोल्ड वगैरह, इन चीज़ों का प्राइस बढ़ता है तब भी डिमांड तब भी बढ़ती रहती है। डायमंड, लग्जरी कार्स, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी। और जो लग्जरी चीज़ें हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं महंगी चीज़ों को। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस, दिस ये सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो इक्वल होती है किसके, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के इक्वल होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, इफ़ द प्राइस, एक और नया कंसेप्ट है, ये भी आपके सिलेबस में और इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है। इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी इज़ बिटवीन 0 and 1 द डिमांड इज़, प्राइस इलास्टिसिटी अगर 0 और 1 के बीच में है उसका मतलब डिमांड जो होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, इन इलास्टिक होगी। इसको थोड़ा सा समझते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 5 तरह के यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज़ जो कंसेप्ट समझाने वाला प्राइस इलास्टिसिटी का, ये डिमांड के सेंस से समझना। डिमांड की मेन चीज़ आपको इसमें देखनी है, डिमांड के हिसाब से देखना है। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कौन सी होगी, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड होती है इज इक्वल टू ई पी इज इक्वल टू इन्फिनेट। इसका मतलब है व्हेन द प्राइस इज़ कांस्टेंट बट देर, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट देर इज़ अ चेंज इन द डिमांड, लेकिन डिमांड में चेंज आ रही है, कुछ यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह के केस को हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक, यानी उसमें अप डाउन चलता रहता है। इलास्टिक क्या होता है, जैसे इलास्टिक, जैसे आपको सिंपल इलास्टिक ले, रबड़ हो गया, इसको खींच सकते हो, इलास्टिक है, तो इसका मतलब खींच भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। इंक्रीज डिक्रीज़ होता रहेगा, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज़ होती रहेगी। कमोडिटी की डिमांड को देखना है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, डिमांड के हिसाब से इसको हम इसकी टाइप्स क्लासीफाई करते हैं। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड होगी जब इंक्रीज डिक्रीज़ हो रही है लेकिन प्राइस पे कोई असर नहीं है, ठीक है, तब भी वो इंक्रीज डिक्रीज़ हो रही है। ओके, परफेक्ट इन इलास्टिक है तो नहीं होगा, सिंपली इन इलास्टिक है, उसको अब डिमांड ना ही बढ़ेगी ना ही कम होगी, ये तो नाम से पता चला। परफेक्टली इन इलास्टिक है, डिमांड में कोई असर, डिमांड ना बढ़ेगी ना, देखिए व्हेन द डिमांड कांस्टेंट इवन, चाहे प्राइस चेंज होता रहे, चाहे प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिमांड उतनी ही रहेगी। इस केस को हम कहते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, ई पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये समझना। अब हम बात करते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है, किसको कहेंगे, जब ग्रेटर देन 1, यानी डिमांड ज़्यादा बढ़े, डिमांड यानी थोड़ा सा प्राइस बढ़ा लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ी। व्हेन द चेंज इन डिमांड इज़ मोर देन द चेंज इन प्राइस, यानी थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ता है डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ई पी ग्रेटर देन 1, ठीक है, एक हो गया मीन्स बड़ा, सिंपली एक बड़ा, लेकिन एक से ज़्यादा मीन्स काफ़ी बढ़ गया। ये रिलेटिवली इन इलास्टिक क्या होगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा ई पी इज़ लेस देन 1, ठीक है, इसका मतलब व्हेन द चेंज इन डिमांड इज़ लेस देन द चेंज इन प्राइस, जब डिमांड जो है प्राइस की चेंज से कम चेंज होती है, यानी प्राइस जितना चेंज हो उतनी डिमांड चेंज नहीं हो, उससे कम चेंज हुई, तो ये हम कहेंगे इसको ई पी लेस देन 1।
और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है कि जिस केस में व्हेन द चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द चेंज इन प्राइस, यानी जितने 10 रुपये 10 पॉइंट सपोज प्राइस बढ़ता है और 10 पॉइंट ही डिमांड बढ़ती है, ठीक है, बराबर जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही डिमांड बढ़ेगी। ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स इसको समझने की कोशिश करना है आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ओके। ठीक है, मैं इसके नोट्स भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो उस पर भी आप एक बार रीड आउट करके अपने हिसाब से भी समझने की कोशिश। शायद मैं ना सही तरह से वीडियो में समझाना मुश्किल होता है, अगर सामने बंदा हो तो आपको अच्छे से समझा देते, क्योंकि अभी देखो ऊपर जहाज चल रहा है, पीछे बच्चे बोल रहे, थोड़ा सा बंदे को इधर उधर रहता है माइंड में। तो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस आरबीआई विल रिड्यूस द बैंक रेट, किस केस में, क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है, समझो इसको। आरबीआई कब जो है बैंक रेट को कम कर देता है, बैंक के रेट जो होते हैं, इंटरेस्ट रेट होते हैं, जो बैंक पैसा लेता है ना उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको कम कर देता है आरबीआई, ताकि बैंक पैसा ले, पैसा जाए मार्केट में, सप्लाई बढ़े, पैसे की सप्लाई बढ़े। पैसे की सप्लाई कब आरबीआई बढ़ाएगी, जब पैसे की मनी सप्लाई कम हो जाएगी। आपको पता है मनी सप्लाई कब होती है, जब मनी सप्लाई जब कम होती है उसके इसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन और रिसेशन कहते हैं। बात को समझना। देखिए इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, इन्फ्लेशन होता है जब मनी की सप्लाई जो है वो बढ़ जाए, मनी सप्लाई बढ़ जाए, तो इसमें इस केस में इन्फ्लेशन, जब पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाता है तो कदर नहीं रहती, कीमत नहीं रहती है, तो प्राइस जो है चीज़ों का बढ़ जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन होता है मनी की सप्लाई बढ़ जाना, लेकिन डिप्रेशन होता है मनी सप्लाई कम हो जाना। जब मनी सप्लाई कम हो गया इसका मतलब है डिप्रेशन हो गया है, रिसेशन हो गया है। इसको दूर करने के लिए आरबीआई जो है बैंक रेट को कम कर देता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, जो नेशनल इनकम है वो कौन मेजर करता है, कौन सी एजेंसी मेजर करती है इंडिया के अंदर, तो नेशनल इनकम जो है इट इज मेजर बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है मेजर करता है नेशनल इनकम को। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशन शो करता है कर्व, उस कर्व को हम कहते हैं, दिस कर्व इज कॉल्ड एज द फ्लिप्स कर्व शो करता है रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब मार्केट सिस्टम क्वेश्चन आपको मैंने ये समझा दिया है पहले ही, लेकिन आपको चेक करो, बेसिक सा क्वेश्चन है। मार्केट सिस्टम वेयर देयर इज ओनली वन बायर, देखो ये क्वेश्चन वो नहीं है, अलग है। देखो जल्दी से आंसर गलत नहीं कर देना, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने डाला था कहीं गलती ना हो जाए। जब अब यहाँ पर बायर की जगह सेलर होता है, एक ही दुकानदार है, बेचने वाला है, तो इस केस में सिंपल सा आता मोनोपोली। लेकिन यहाँ क्वेश्चन चेंज है, यहाँ लिखा है वन बायर, खरीदने वाला एक ही हो, तो उसको हम कहते हैं, इस केस को हम कहते हैं मोनोस्पोनी। तो ये कहते हैं इसको हम कब, जब बायर एक हो, सेलर एक हो तो मोनोपोली ही कहेंगे, सेलर एक हो, बेचने वाला एक हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रॉब्लम फेसिंग मोस्ट डेवलपिंग नेशंस, तो प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग नेशन भी सिलेबस में लिखा हुआ था, इसलिए मैं टॉपिक उठा कर लाया हूँ। तो यहाँ पर देखो नॉट लिखा है, यानी कौन सी प्रॉब्लम नहीं है। डेवलपिंग जो नेशंस होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स, फूड शॉर्टेज तो होती है, फॉरेन डेप्ट भी उसका रहता है प्रॉब्लम, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक प्रॉब्लम है डेवलपिंग नेशंस कंट्रीज़ की। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनमें लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसका आंसर रहेगा डी। नहीं समझे, थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी आर, ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला सिलेबस में मेंशन है, तो मैंने चाहे इसके थोड़ा सा कुछ आपको बता दूं, आइडिया तो एटलीस्ट होना चाहिए। जो डेवलपिंग इकोनॉमी होंगी उसके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगे कि वहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम देखने को मिलेगी, ओवर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, मैक्सिमम पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो भी देखने को यहाँ पर मिलेगी ओवर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर या डेवलपिंग इकॉनमी के अंदर, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इस केस में देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि डेवलपिंग इकॉनमी या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर एग्रो बेस्ड इकॉनमी ज़्यादा होगी एंड लोअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगा। एग्रो बेस्ड इकॉनमी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एग्रो बेस्ड इकॉनमी देखने को मिलेगी डेवलपिंग इकॉनमी के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर।
क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी, थी आई थिंक रिपीट हो गया। नेशनल इनकम जो है वो कौन मेजर करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। GDP एट फैक्टर कास्ट, अब जैसे GDP का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितनी भी अब वैल्यू होती है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो होता है GDP और कंट्री के अंदर ही। फैक्टर कास्ट होता है फैक्ट्री के लेवल पे हम बात करते हैं। एक तो होता है मार्केट का प्राइस, एक होता है फैक्टर कास्ट। तो फैक्टर कास्ट है फैक्ट्री, जब चीज़ सपोज मैं आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा, जब चीज़ फैक्ट्री के अंदर ही है, अभी मार्केट में नहीं आई, जब मार्केट में आएगी तो उस पर सब्सिडी लगेगी, ठीक है, सब्सिडी लगेगी और जो इसमें से टैक्स जो है इंडायरेक्ट टैक्स वो निकलेगा। सब्सिडी प्लस होगी, इंडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा। लेकिन जब GDP फैक्टर कास्ट पे आप डिटरमाइन करते हो तो इस केस में क्या होगा? GDP मार्केट प्राइस के मुकाबले में माइनस कर दो आपको नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है प्लस सब्सिडी माइनस इंडायरेक्ट टैक्स, तो इसको कहते हैं हम नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। तो आई डोंट थिंक अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो, लेकिन अगर आपने पहले कंसेप्ट नहीं देखा तो होपफुली आपको थोड़ा सा लगाना चाहिए टाइम इस पे। मैंने आपको कहा 10 नंबर का एक सब्जेक्ट है तो उसको 8 घंटे देने, मैंने तो आपको 15 ही मिनट लिए ना, ठीक है, 15 मिनट लिए हैं, बाकी पौने 8 घंटे आपके पास पड़े हुए हैं। तो आप एक सब्जेक्ट को लगाते हो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंगली, देखो अगर मैं 8 घंटे लगाता हूँ तो मैं आपको रट्टा पूरा करवा देता इकॉनमी का, लेकिन 8 घंटे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सिलेबस के अकॉर्डिंगली चीज़ों को सर्च करें और पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आप जो है एक दिन में 10 नंबर का पोर्शन अच्छे से कवर कर सकें। और ये हमारी जो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, वीडियो लाइक करके आप हमें एक सिग्नल दें कि हम आगे इसको कंटिन्यू करें, या कमेंट भी कर सकते हो। और वीडियो पे नए आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोज़ को भी देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नोट्स चाहते हैं, डिटेल नोट्स, तो हमारे लिंक जो है नोट्स का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वह हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।